बकौल नासरा जुबैरी, मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डिबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डिबोया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहर कराची की, जो दुनिया का 12वां बड़ा शहर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर जो कि पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल कैपिटल है। पाकिस्तान के कुल जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूशन इसी शहर से होता है और हमारी जो टोटल रेवेन्यूज़ है उसका भी मोर देन 50% कराची जो है वो जनरेट करता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बैरूनी तिजारत है वो भी 95% कराची की पोर्ट से होती है। ये वो शहर है जो एक ज़माने में उरूसुल बिलाद कहलाता था, लेकिन आज इस शहर का जो हाल है, बारिशों तो अलग हम देखते हैं कि बिल्कुल तबाह बर्बाद होता है, लेकिन उसके अलावा वो जो साजिश मैंने कही है आज ज़रा उसी के ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि अलमिया यह है कि अव्वल तो इस शहर को पूरा गिना नहीं जाता, और अगर गिन भी लिया जाए तो जितना गिना जाता है उस हिसाब से इसको वसाइल नहीं दिए जाते। तो जो मेन पाकिस्तान में प्रॉब्लम है और बिलखुसूस कराची के हवाले से अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा मसला है उसकी निशानदेही की है फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी यूनुस ढागा साहब ने अपने एक गल में, जो कि अखबारात में शाया हुआ, उसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स भी हुए। तो मैं भी आज उसी हवाले से बात करना चाह रहा था और यूनुस ढागा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ पर गवर्नेंस का फुकदान है, करप्शन है, या ओनरशिप ही सिरे से कोई नहीं ले रहा इस शहर की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान, अगर आप बात करें इन तीनों जो आपने वजूहात बताई हैं तो कहीं ना कहीं सबका ही एक इन्फ्लुएंस है, लेकिन सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ जो जिम्मेदारी बनती है वो है पॉलिटिकल लीडरशिप की, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो और ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमत की। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो लैक ऑफ ओनरशिप है वो अगर थोड़ी सी बेहतर होती तो शायद कराची का ये हाल ना होता। जैसे कि आपने वो आर्टिकल में देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, कि कई सालों से ये वसाइल मौजूद थे, आते रहे प्रोविंशियल एक्सचेकर में, ख़जाने में, और सूबाई ख़जाने से वो फिर कराची की तरफ नहीं आए। अगर कराची की तरफ उसकी जो हक बनता है, वैसे तो बड़े जो शहर होते हैं वहाँ अक्सर जो है बाकी इलाकों से ज़्यादा खर्च हो रहा होता है। आपको बिल्कुल आपने वो देखा होगा, उन लोगों के बयानात देखे होंगे पंजाब से, कि जो कहते हैं कि लाहौर में उसके जायज़ हिस्से से ज़्यादा खर्च हो जाता है। बिल्कुल। तो बड़े शहरों में चूंकि ऐसे महंगे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको चाहिए होते हैं मास ट्रांजिट्स, चाहिए होते हैं आपको बहुत स्पेशलाइज सिस्टम चाहिए होते हैं ट्रीटमेंट के, वेस्ट ट्रीटमेंट के, तो उन सब चीज़ों के लिए अखराजात ज़्यादा होते हैं। इस तरह के जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको ट्रीट करने के लिए स्पेशल प्लांट्स होते हैं। इस तरह की चीज़ें देहात में उनकी ज़रूरत नहीं होती। तो नॉर्मली रूरल एरियाज़ की निस्बत अर्बन एरिया में ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन हम वो नहीं कहते। हम ये भी नहीं कहते कि कराची चूंकि खजाने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो ज़्यादा दे दें, हम वो भी नहीं कहते। हम कहते सिर्फ अगर आबादी के मुताबिक वसाइल मिलते रहते तो कराची का ये हाल नहीं होता। ठीक। अब सर देखें, जब 18th अमेंडमेंट हुई तो उस वक्त कहा यही गया कि इख्तियारात जो हैं वो सूबों को मुंतकिल हो रहे हैं, वसाइल जो है वो सूबों को मुंतकिल हुए, और हमेशा इसी कहा जाता है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक कमज़ोर हो गया, सूबे तगड़े हो गए, सूबों के पास वसाइल ज़्यादा आ गए। लेकिन फिर आगे चल के जो NFC है, 7th NFC, उसमें जो है वो कराची के साथ बड़ी ज़्यादती हुई। तो मैं चाहूँगा अदाद शुमार के हवाले से जो आपकी फाइंडिंग्स हैं इन पर्टिकुलर कराची के केस में वो क्या रही आफ्टर this 18th amendment and 7th NFC award? देखिए 18th NFC जो 18th अमेंडमेंट है उसको किया गया तो डेवोल्यूशन के लिए, और ये अच्छा भी हुआ। बहुत सारे ऐसे जो थे सब्जेक्ट्स जो कि वफाक में थे वो वफाक के पास नहीं रहना चाहिए थे, वो सूबों में आ गई, अच्छी बात है। लेकिन सूबों 18th अमेंडमेंट में सबसे बड़ा जो फ्लॉ था, जो उसमें खामी थी, वो ये थी कि उन्होंने और जो ऑलरेडी डेवोल्यूशन मुशर्रफ दौर में हो चुकी थी लोकल गवर्नमेंट्स को, उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, और सूबों को ये खुली छूट दे दी गई कि ये सब्जेक्ट्स भी आप अपने पास ले रहे हैं। तो सूबों में फिर ये एक रुझान पैदा हुआ, तमाम सूबों ने वो सारे एक तो सब्जेक्ट्स अपने पास ले लिए। उसके बाद जो 7th NFC में है, इस चीज़ का भी नहीं ख्याल रखा गया। 7th NFC जो कि इसलिए आई थी कि डेवोल्यूशन के बाद के जो हालात हैं उसके मुताबिक फंड्स मिले सूबों को, उसने भी लोकल गवर्नमेंट्स का ख्याल नहीं रखा, कि क्योंकि उससे पहले जब मुशर्रफ दौर में, या बल्कि इवन नवाज शरीफ साहब के दौर में 1999 में एक टैक्स होता था जो
बहुत बड़ी आमदनी होती थी कराची शहर की और तमाम शहरों की और तमाम जिलों की। हाँ। तो एक जिला टैक्स होता था जो रूरल में होता था, एक ऑक्ट्रॉय टैक्स होता था जो शहरों में होता था। तो वो कलेक्ट किया जाता था। 1999 में नवाज शरीफ साहब ने कहा और उनको तमाम बल्कि ट्रेड और इंडस्ट्री ने अप्रोच किया कि हम बड़े तंग होते हैं इन ऑक्ट्रॉय वालों के हाथों, तो आप मेहरबानी करके हमारा टैक्स बढ़ा दें, सेल्स टैक्स हम पे बढ़ा दें और उसके बदले इनको पैसे दे दें। तो सेल्स टैक्स जो उस वक्त 12.5% होता था उसको बढ़ा के 15% कर दिया गया। और वो जो 2.5% एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स था वो तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को डायरेक्टली भेजा जाता, वफाक की तरफ से सूबों को एक अमाउंट आती थी और लिस्ट आती थी कि तमाम को ट्रांसफर कर दें, वो ट्रांसफर हो जाते थे। अगर उसको फिर बाद में कहा गया 2006 में मुशर्रफ दौर में उसको फिक्स कर दिया गया 1/6 ऑफ द जीएसटी के, एक छठा हिस्सा जीएसटी की कलेक्शन का लोकल गवर्नमेंट्स को जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा तरीका चलता रहा और कराची को अगर ये चलता रहता तो 222 अरब रुपए इस साल मिलते हैं, अगले करंट ईयर है, और पिछला जो साल थे उसमें 190 बिलियन मिलते कराची को। तो ये चूंकि बंद कर दिया गया जीएसटी से वो सिलसिला, और तमाम वफाक ने और सूबों ने मिलके तलाश कर दिया लोकल गवर्नमेंट्स को और उनके वसाइल उन्होंने अपने पास ले लिया। यानी सर वो जो 18th अमेंडमेंट थी तो एक्चुअली तो वो यही था कि जनाब इख्तियारात और वसाइल जो हैं वो ग्रास रूट लेवल तक आएँ, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट तक आएँ, लेकिन उसके बाद ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने सियासत की और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि ये तीसरी जो थर्ड टियर होती है लोकल गवर्नमेंट्स की वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रही। यही नाकामी है सबसे बड़ी। जी हाँ बिल्कुल, उनसे वो सब्जेक्ट्स भी ले लिए गए, वसाइल भी ले लिए गए। अब ये मैं सूबों के अलावा जो उस वक्त वफाक में जो जमातें थी कोलिजन में, उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो वफाक का ख्याल करती और लोकल गवर्नमेंट का ख्याल करती, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ अपने सूबाई मफादात को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ सूबों का ख्याल रखा और वसाइल वो सारा सूबों में कंसंट्रेट होने दिया और उसमें कहीं पे भी लोकल गवर्नमेंट्स का कोई प्रोटेक्शन नहीं रखी गई। तो ये एक रखा गया। इसके अलावा आप देखेंगे जो तरक्याती फंड है जिसमें एक पीएसडीपी होता है वफाक की तरफ से और एनुअल डेवलपमेंट प्लान होता है सूबे की तरफ से, उसमें भी कई सालों तक सिर्फ 1/3 मिले हमें सूबा सिंध से और तकरीबन 45% मिले वफाकी हुकूमत से। और जैसे मैंने कहा ये ऑक्ट्रॉय तो बिल्कुल ही उन्होंने गायब ही कर दिया, सिर्फ उसका समझे 10वां% मिलता है, 10वां हिस्सा मिलता है हमें। और एक और चीज मैंने उसमें पॉइंट आउट की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सेस जो कि कलेक्ट किया जाता है पोर्ट्स पे, दोनों पोर्ट्स पे कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कि जी ये जब ट्राले और ये सब आते हैं सारे सड़कों को खराब कर दें तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए। तो कराची की शहरों पे तो घूमते हैं और वहां से हम टैक्स भी ले लेते हैं, सेस भी ले लेते हैं, लेकिन उस सेस को फिर कराची पे उस तरह से खर्च नहीं किया जाता। तो वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर मिला वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपने पास ले लेती है और दूसरी स्कीम्स के अंदर अगर ये ऑल टुगेदर करें, आप बता रहे थे अगर मिला देते हैं इन सबको तो कितना जायज बन सकता था कराची का। इस साल अगर आप ये करंट ईयर की बात करें तो इन चारों मदों में अगर ऐड करें तो 880 अरब रुपए बनते हैं। अब 880 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है जिससे आप समझें कि छोटे मोटे जो उसके सामने तो K4 तो एक छोटा सा मसला नजर आता है जिसमें सिर्फ हमें 72 अरब रुपए चाहिए। इसी तरह जी सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 18 साल से पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में उसकी हुकूमत है और MQM जो है वो 2008 से 14 तक इत्तेहादी रही, फिर उसके बाद 2018 से अब तक विफाकी हुकूमत का हिस्सा है और उसके साथ साथ नून लीग जो है उसकी भी हुकूमत विफाक में बनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बनी। ये तमाम सियासी जमातें जो हैं इन्होंने ओनरशिप नहीं ली, इन्होंने उस चीज़ को थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की तरफ, लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। कराची के लिए यही बात है कि ओनरशिप किसी भी पार्टी ने नहीं दिखाई, ना ही आज तक जिन भी पार्टियों को यहाँ से वोट मिलते रहे या टैक्स मिलते रहे, ना उन्होंने अपनी वोट्स का ख्याल किया, ना उस टैक्स का ख्याल किया, ना ही आप दूसरी तो आप छोड़ दें कराची शहर को आप छोड़ दें, अगर हम बात करें तमाम लोकल गवर्नमेंट्स की, इस वक्त तमाम लोकल गवर्नमेंट्स का बहुत बुरा हाल है। चाहे पूरे सिंध में आप देख लें, चाहे वो कहीं शहजाद कोट की हो, चाहे वो कंबर की हो, चाहे टंडो आदम की हो, उनके पास अब वसाइल का सिर्फ 10% उनको मिल रहा है। अगर उनका जो जायज हक उनको मिलता है ऑक्ट्रॉय का, जिला टैक्स का, तो इस वक्त 10 गुना उनको फंड्स मिलते हैं। उनसे सिर्फ जैसे मैंने एक मिसाल दी थी घोटकी की कि 4.8 अरब रुपए उसको मिलते सिर्फ ये जिला टैक्स में, लेकिन उसकी बजाय उसको सिर्फ पिछले साल मिले 444 मिलियन, माना 40 करोड़ मिले जो कि 10वां हिस्सा बनता है। अब इसी तरह
तमाम म्यूनिसिपल कमेटीज का यही हाल है। तो दूसरी बात ढाका साहब, ये जो अमल है हमारी सियासी जमातों का, सूबाई हुकूमतों का, ये खुद मजबूर नहीं कर रहा कि आवाज़ें फिर मजीद सूबों के हवाले से उठें, और ये जो नज़रअंदाज किया जा रहा है सूबों को, तो ये हैव और हैव नॉट का जो कॉन्सेप्ट है, ये गैप ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर उसके बाद सूबों की आवाज़ें जो उठ रही हैं वो इसी वजह से उठ रही हैं? जी हाँ, ये मैं ही कहूँगा कि इनकी ये थोड़ी सी शॉर्ट साइटेडनेस है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, कि वो ये समझते हैं कि जी इस तरह वो काम बहुत अरसे तक चलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब जिस तरह के हालात हो चुके हैं, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी इकोनॉमी को लेके बैठ रहा है। हाँ। इस वक्त आपकी जो हुई थी हमारी 18th अमेंडमेंट और 7th एनएफसी के बाद से हमारी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इन 15 सालों में सिर्फ जो उनका एवरेज रहा है वो 3.2% रहा। हालांकि उससे पहले हम 4.5-5% की एवरेज पे हमारा चल रहा था ग्रोथ पाकिस्तान का। उसके बाद 4.5 से एकदम से गिर के, मतलब पिछले जो 50-60 साल थे उसमें ये थे तकरीबन 4.5%, और अब ये 3.2% पे पिछले 15 साल से हम खड़े हुए हैं। और इसमें बड़ी वजह जो कि वर्ल्ड बैंक ने भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी, हर जगह उन्होंने कहा है कि जब तक कि आप कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, हाँ। यहाँ की सर्विसेज को ठीक नहीं करेंगे, यहाँ के लिविंग कंडीशंस को ठीक नहीं करेंगे, हाँ। जब तक ये लिवेबल सिटी नहीं बनता, जब तक ये कॉम्पिटिटिव सिटी नहीं बनता, आप भूल जाएं कि पाकिस्तान वो ग्रोथ हासिल करेगा। सर, ये डोनर एजेंसीज ने तो नोट कर लिया, लेकिन क्या हमारे यहाँ किसी ने इसको नोट किया है? क्या हमारे यहाँ इसके ऊपर काम हो रहा है? और अगर हो रहा है तो फिर जो अपकमिंग 11th आपका एनएफसी होगा, हम उसमें उम्मीद रखें कि किसी किस्म की कोई करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे? देखिए, मेरे आर्टिकल का मकसद भी यही था कि अब ये चूंकि 11th एनएफसी आ रहा है तो सबको ये जरूर ये बताना चाहिए, कॉशन देना चाहिए कि अगर आप इसी तरह मुल्क को चलाते रहे, उसी तरह लोकल गवर्नमेंट्स को, कराची हो या हैदराबाद हो, जो भी आपके कस्बे शहर, इनको इसी तरह आप चलाते रहे, तो पाकिस्तान के माशी आशार्य और समाजी आशार्य, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, सब इस वक्त खराब हो रहा है। हाँ। उसको हम ठीक नहीं कर सकेंगे। और पाकिस्तान को इस वक्त जिस किस्म की वर्कफोर्स की जरूरत है, जिस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, अगली सदी, अगली जो आने वाले दिन है, ये दुनिया में तरक्की के जो आईटी रेवोल्यूशन आ रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ दुनिया जा रही है, और एक समझे मॉडर्न और जिसको कि चैलेंजिंग वर्ल्ड हमारे सामने खड़ी है, और हम आज तक अपने गटर के ढक्कनों में फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली। हमें निकलना हो। बात सर ये है कि 18th अमेंडमेंट यकीनन एक अच्छी सोच के साथ करने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रू लेटर इन स्पिरिट में वो ना हो सकी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब प्रोविंशियल डोमेन में चले गए। और कोई सिंध के हवाले से भी अगर बात करें और दीगर शहरों में भी, तो कोई भी शहर, कोई मिसाली आइडियल जो है वो अपना कोई हॉस्पिटल नहीं बना सका, कोई स्कूल नहीं बना सका। सिंध में हेल्थ के ऊपर काम जरूर हो रहा है, लेकिन वो सारा का सारा काम जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर हम देख रहे हैं। जी हाँ, ये आपकी बात सही है। आप ये सिर्फ देख लें कि इस वक्त सिंध में हमारी जो एनरोलमेंट होती थी, ग्रॉस एनरोलमेंट, वो 2008 में 80% थी प्राइमरी एनरोलमेंट। और अब वो प्राइमरी एनरोलमेंट नीचे आके 75% पे आ गई है। तो बजाय तरक्की के हमने नीचे की तरफ का सफर है। क्वालिटी तो हमें पता ही है, तो एनरोलमेंट तो एक मामूली सी जो होता है आशारिया होता है। हाँ। लेकिन क्वालिटी तो आपको पता ही है कितनी बुरी तरह से सफर हो रही है इस वक्त। तो हमें अब बहुत फोकस करने की जरूरत है। फोकस सूबाई हुकूमतें नहीं कर सकती, ये लोकल गवर्नमेंट्स को आना पड़ेगा। जैसे अभी कंबर शहजाद कोर्ट में कराची से जो कोई भी कितना भी वेल मीनिंग मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर साहब कोशिश करें, वो नहीं कर सकते हमें। और दूसरी बात यह है कि इनको ये भी समझना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट जो नर्सरी होती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो अगर पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और उधर कंबर शहजाद कोर्ट में या शहजादपुर में या किसी और छोटी जगह पे उनका ही जो लीडर है पॉलिटिकल, जो उनका लो टियर के लीडर्स जब ऊपर आएंगे तो उनको ही आप एम्पावर करें। उन पे आप क्यों नहीं ट्रस्ट करते? सारी चीजें आप खुद क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, टनल की दूसरी तरफ कुछ आपको रोशनी नजर आ रही है? क्योंकि जब ये मुतालबा मजीद सूबों का, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त हुक्मरान हैं या फिर अपोजिशन में भी हैं, वो कह भी नहीं चाहेंगे कि उनकी अथॉरिटी जो है वो चैलेंज हो और प्लेयर्स आए। तो ऐसे में उनके लिए निजात का वाहिद रास्ता जो है वो यही है कि जनाब 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट जो है इसके अंदर आके और इसको ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाए। बिल्कुल, आपने सही बात की कि इस वक्त ये चैलेंजिंग है कि इनको एक दूरअंदेशी का मुजाहरा करना चाहिए सूबाई हुकूमतें जितनी भी है चारों सूबों में, कि वो ये ना देखें कि जी सारे वसाइल को अपने पास जो मुर्तकज़ करने से कोई इनको फ़ायदा होगा। इनको चाहिए कि अपनी पार्टीज़ को लोअर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मजबूत करें, उनको सारे इख्तियार दें, वहाँ से काम करें। लोगों को जब डोर स्टेप पे
अपना मसाइल के हल मिल जाएंगे तो सूबों की जो डिमांड हो जाएगी। आप ये देखें कि जब मुशर्रफ दौर के अंदर, जबकि MQM के पास और मुशर्रफ के पास सारे इख्तियार थे, किसी ने बात उस वक्त नहीं की कि हमें कराची में सूबा चाहिए, क्योंकि इख्तियार से मसाइल हल हो रहे थे, जो मसाइल मिल रहे थे लोगों को। तो ये एक दफा फिर सोचना चाहिए कि सूबों से जो भी पार्टीज ये समझते हैं कि सूबे मजीद नहीं बनने चाहिए, तो फिर उनको लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ अपना जो है तवज्जो देनी चाहिए और इसके ऊपर लीडरशिप लेनी चाहिए, खुद आगे बढ़ के काम करना। और लीडरशिप के साथ साथ हम इस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ा सा मैं इन करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि SIFC हमने देखा पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस्टेब्लिशमेंट का रोल आप देखते हैं इन चीज़ों को सही करने के लिए? बिल्कुल उनका रोल बनता है। जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम जो भी माशी किस्म की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें हर जगह पे हमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल नज़र आ रहा है। तो अच्छी बात है अगर ये रोल वो प्ले कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, हुकूमत की मदद कर रहे हैं, या जो हमारे सिविलियन इदारे हैं उनकी मदद कर रहे हैं, तो फिर उनको अपने टारगेट्स भी ठीक समझने चाहिए कि ये तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक लोकल गवर्नमेंट से एम्पावर्ड नहीं हो, और तब तक ठीक नहीं हो सकता ये जो हमारे टारगेट्स को अचीव जो करना चाहते हैं मुल्क की तरक्की के, वो तब तक जब तक कि कराची ठीक नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी सेक्रेटरी यूनुस ढागा मौजूद थे। और कराची समेत जो पाकिस्तान के शहर हैं उनका जो एहसास महरूमी है, यकीनन उसका इजाला जो है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ जो हैं उनको इख्तियारात और वसाइल फराहम करने के साथ ही जुड़ा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तान में इस वक्त सैलाबी रेले जो कि सिंध में दाखिल हो चुके हैं, आगे उनका मैग्नीट्यूड क्या है और सिंध गवर्नमेंट की तैयारी इस हवाले से क्या नज़र आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल जारी है और मुल्क भर के दरियाओं के जो सैलाबी रेले हैं उनका रुख अब दरिया सिंध की तरफ हो चुका। उसमें शामिल होने के बाद वो सिंध में पहुंच रहे हैं। क्या सूरत हाल आगे देखी जा रही है और उन सब से बढ़ के ये कि हमने इस तमाम तबाही से सबक क्या सीखा, आगे किस तरह की पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, इन चीज़ों का जायज़ा लेंगे। वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हसन अब्बास। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त आपकी रीडिंग कह रही है ये जो सैलाबी रेले और बारिशें हैं, अब ये पानी जो है समंदर में जाएगा सिंध से होता हुआ, तो क्या इस वक्त मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं वाटर मैनेजमेंट के हवाले से? जी बेसिकली ये रेला अब सिंध में एंटर हो रहा है, जो पंजाब में डेवलप हुआ था मुख्तलिफ जगहों पे, और अब ये दरिया सिंध की तरफ पहुंच चुका है और गुद्दू बैराज से भी इसने एंटर होना है सिंध में, या इस वक्त हो रहा होगा। और 2 से 3 दिन में इसने सखर बैराज से गुजरना है, फिर कोटरी से, और उसके बाद में ये इंडस डेल्टा में जाके तो समुद्र के साथ इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो अच्छा, अब इसकी ये जो बात की जा रही है कि सिंध में आते आते इसका जोर टूट गया है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी जरा बताइएगा। जी देखिए, जोर तो ज़रूर टूटता है जब ऊपर जब वेव बनती है ना, तो इसको आप यूं समझें कि ये एक इस तरह की वेव है, इस तरह की। हाँ। ये तो जैसे जैसे वो उसका टाइम बढ़ता है तो वो वेव नीचे से बड़ी होती जाती है, ऊपर से छोटी होती जाती है। हाँ, तो हाँ। पानी का वॉल्यूम इतना कम नहीं होता, उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है और उसकी पीक कम हो जाती है। और ओके। टिपिकल इस चीज़ को पीक एटेन्युएशन कहते हैं। तो अगर ये वेव जो है फ़र्ज़ करें ये ये पंजनत पे से जो है वो से के 2 दिन में गुजरी है, तो हो सकता है गुद्दू से ये उतना ही पानी जो है वो 3 दिन में गुजरे। और अगर से पंजनत से ये 9 लाख का रेला गुजरा है या 8 लाख का रेला गुजरा है, तो ये गुद्दू से गुजरते हुए वो रेला जो है वो 9 लाख के बजाय जो है वो हो सकता है 7 लाख रहे। लेकिन जिस वक्त ये गुद्दू पे पहुंचते तो सिर्फ पंजनत का रेला नहीं है, बल्कि दूसरा जो दरिया सिंध का अपना फ्लो है जो क्रिकू बैराज से आ रहा है वो भी इसमें शामिल होगा, जिसकी वजह से ये वेव ज़्यादा हो सकती है। और इसके ऊपर हुकूमत सिंध ने बाकायदा अपनी इन्वेस्टिगेशन की हुई है। साइंटिस्ट, इंजीनियर, इरिगेशन इंजीनियर सारे उधर काम कर रहे हैं, और ये बैराज बहुत पुराने बने हुए हैं, हमें इनके डायनामिक्स का पता है। तो इस वक्त जो एस्टिमेटेड है वो तकरीबन कोई 9 के लगभग जो है वो सिंध में किया जा रहा है इसको एस्टिमेट, कि गुद्दू से मैक्सिमम इतना गुजरेगा। गुद्दू की कैपेसिटी जो है वो 12 लाख तक है। और उम्मीद ये की जा रही है कि किसी किस्म की बंद ब्रीचिंग
की जो बात, जिस तरह से पंजाब में एक दो जगह पे बंद को ब्रीच करना पड़ा सैलाब को निकालने के लिए, स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, उस तरह की नौबत जो है वो सिंध में नहीं आएगी। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि वेव थोड़ी बहुत एटेन्यूएट हो गई है, दूसरा दरिया सिंध जो है इस जगह पे बहुत ज़्यादा फैल जाता है और काफ़ी बड़ा है, हम्म। और कच्चे के इलाके में बहरहाल ये मुकम्मल तौर पे फैलेगा। और क्योंकि वार्निंग सिंध को काफ़ी दिन के एडवांस नोटिस के साथ मिल चुकी थी, हम्म। तो हुकूमत सिंध ने इसकी बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है। और मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त जो सिंध के इरिगेशन के मिनिस्टर्स हैं और उनकी जो टीम है जिसमें सेक्रेटरी इरिगेशन वगैरह शामिल हैं, वो इस वक्त इन्हीं जो बैराज हैं इनके ऊपर इस वक्त एज वी स्पीक वो मौजूद हैं। और ठीक। अच्छा सर, डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो इसका तस्करा इंतहाई ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि 7 से 10 ये जो सितंबर है इसमें शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है सिंध के हवाले से। तो फिर क्या होगा, वो फैक्टर इन अगर करते हैं बारिशों का, तब क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, 7-8 तारीख तक जो है वो ये जो बारिशों की पेशगोई की गई है, इसका डेफिनेटली इसमें इसका भी पानी जो है वो फ्लो करके दरिया सिंध की तरफ जाता है। लेकिन अगर सिंध के बीच में बारिशें होती हैं तो मसलन अगर ये इधर थरपारकर की तरफ बारिशें होती हैं, या बदीन में बारिशें होती हैं, या इवन सांगड़ में बारिशें होती हैं, तो उनका वो जो ड्रेनेज बेसन है हाँ। वो ओल्ड हाकड़ा रिवर है, जो कि हमने पंक्चर करके उसके बीच से नारा केनाल बना के तो अपने इरिगेशन सिस्टम के साथ उसको मिला दिया हुआ है। हाँ। लेकिन वो स्लोप्स और वो जगह जो हैं वो पानी के गुजरने के रास्ते वो उस तरफ हैं, और उनका पानी दरियाए सिंध के बीच में नहीं आएगा, बल्कि अपने जो पुराने नेचुरल रास्ते हैं उनसे होता हुआ ये बदीन की तरफ निकलेगा। तो वो दरिया सिंध में उसका बहुत कम पार्ट है जो शामिल होगा। ठीक है। दरिया सिंध अच्छा, में अब ये भी कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत जो है उसका थोड़ा बेहतर तजर्बा है, एक्सपीरियंस है फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उससे मुझे तासुर ये मिल रहा है कि सिंध में ज़मीन इतनी वसी है कि वो पंजाब वाली सूरत हाल उस तरह से नहीं होगी इंशाल्लाह, और यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। तो इसमें गवर्नेंस का भी मामला आता है, और फिर ज़ाहिर है कि एक नेचुरल वे है, वो भी चीज़ आ जाती है। जी, ये दोनों चीज़ें आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वहाँ का लैंडस्केप भी थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा फ्लैट है। हाँ। इसमें अगर बारिशें आपकी ज़्यादा होती है ना वेस्टर्न साइड के ऊपर, यानी दरिया सिंध के मगरिब में अगर बारिशें होती है तो वहाँ से फ्लैश फ्लडिंग होती है, जिस तरह की 2022 में हुई थी। तो वो पानी जो है वो दरिया सिंध में डेफिनेटली दाखिल होता है। अब हमने ये देखना होगा कि ये जो बारिशों का स्पेल है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे होती है। तो ठीक। वेस्टर्न साइड का पानी ज़्यादातर इसी मेन रेले के साथ शामिल होगा, और लेकिन जो ईस्टर्न साइड्स की बारिशें हैं उनका पानी बहुत ज़्यादा इस रेले में शामिल नहीं होगा। अच्छा, जी। एक चीज और भी कही जा रही है चैनल्स पे और मीडिया में, बड़ा तवातुर के साथ जो है वो तस्करा हो रहा है कि जनाब भारत जो है वो आबी वॉरियर कर रहा है और आपके पानी जो है उसको बतौर एक हथियार इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे के मामलात हैं, हम उसको भी अंडर द कारपेट डाल रहे हैं, हम अपनी भी जो कोताहियाँ हैं वो दुश्मन के खाते में डाल रहे हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं जी, ये इस बात को मैं मुकम्मल तौर पे आबी जहालत करार दूंगा। ये कोई आबी जारियत नहीं है, आबी जहालत है। और इसका ये दोनों मुल्कों में है, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में है। और ये बड़े एक प्लान परसेप्शन मैनेजमेंट के साथ इंडस वाटर ट्रीटी के बाद ये जहालत क्रिएट की गई थी पूरे मुल्क में और दोनों मुल्कों में। हाँ। और इंडिया को ये यकीन दिलाया गया था कि वो जब चाहे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है पानी छोड़ के। और पाकिस्तान को ये बताया गया था कि इंडिया पानी छोड़ देगा, इंडिया पानी रोक लेगा। ना इंडिया पानी छोड़ सकता है, ना इंडिया पानी रोक सकता है। रोकने की हद तक वो नॉर्मल जो फ्लोज होते हैं सिर्फ ईस्टर्न रिवर्स के, उस पे हमने इंडस वाटर ट्रीटी में उनको स्ट्रक्चर्स बनाने की इजाज़त दे दी थी जो उन्होंने बना रखे हैं। और जो नॉर्मल फ्लो होता है उसमें ये जो मशरकी दरियाएं रावी, सतलुज और ब्यास, इनका पानी पाकिस्तान में बहुत कम आता है। लेकिन अच्छा। जूं ही इंजीनियरिंग कैपेसिटी जो है उन स्ट्रक्चर्स की एक्सीड होती है, पीछे पानी कुदरत ज़्यादा भेज देती है, तो उस पानी के पास और कोई रास्ता नहीं है भारत में जाने का। उन्हें कुदरती रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तान में आना होता है। भारत चाहे या ना चाहे दोनों सूरत में वो पानी पाकिस्तान ही आता है। अब यह है कि वो अगर वो इंडिया वाले ये कहें कि जी ये हम कर रहे हैं और हम बड़े वो पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं, तो वो भी गलत है।
और अगर पाकिस्तानी कहें कि ये इंडियंस ने पानी छोड़ दिया है तो ये भी गलत है। पानी का कुदरती रास्ता है, जो बारिशें इंडिया में होती हैं इन दरियाओं के कैचमेंट्स में, उनका रास्ता पाकिस्तान से होते हुए गुजरता है। ये इंडस बेसिन का रास्ता है, ये हाँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का रास्ता नहीं है। आपने डॉक्टर साहब आपने कुदरती गुजरगाह की बात की और इस आबी गुजरगाह के ऊपर जो इंक्रोचमेंट की हुई है, तो हमने 2010-11 का सुपर फ्लड हो या फिर 2022-23 का जो फ्लड आया उसके बाद हमने कुछ सीखा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरीके से सोसाइटीज़ वगैरह बनी हैं तो यहाँ पे कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव वगैरह चली हो, चाहे वो नॉर्दर्न एरिया में चली हो या फिर और डाउन स्ट्रीम में। देखिए, ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस वक्त आप डैम्स बना देते हैं ना बड़े बड़े, अब इस वक्त इन तमाम दरियाओं के ऊपर बड़े डैम बने हुए हैं। इंडस पे भी है, झेलम पे भी है, चनाब पे भी डैम बने हुए हैं। वो इतने बड़े नहीं हैं लेकिन बहरहाल बने हुए हैं। उसके बाद में रावी, सतलुज और ब्यास के ऊपर बड़े डैम बने हुए हैं। अब ये जितने बड़े डैम होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे सैलाब जो होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। हाँ। और दरिया सुकड़ जाते हैं और नाली की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं किसी हद तक। हाँ हाँ। और जो लोग होते हैं, क्योंकि ये बड़े सैलाब जो हैं वो 10 साल 20 साल बाद आते हैं, तो लोग जब देखते हैं कि दरिया तो आता ही नहीं है 10 साल 20 साल, अब पंजाब में 40 साल के बाद इस तरह के फ्लड्स आए, हाँ। तो लोगों को यकीन आ जाता है कि बस डैम ने सैलाब रोक लिए, हाँ। ज़मीन खाली हो गई, और फिर वो एनकरेज होते हैं कि यार ये जगह खाली पड़ी हुई है, मैं क्यों ना उस जगह के ऊपर जाके घर बनाऊं। और फिर करते करते वो घर बनने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि सोसाइटियाँ बन जाती हैं, बड़े बड़े शहर आबाद करने के जो है वो मंसूबे बनने शुरू हो रहे हैं की खाली ज़मीन में। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो बड़ा सैलाब है वो कभी ना कभी आएगा। और फिर अभी यही हुआ कि पंजाब में मसलन सर 40 साल के बाद बड़ा फ्लड आ गया है। इन अदर वर्ड्स ये तो फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया डैम्स बनाने का टेक्निकली। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, और ये सोशल इम्पैक्ट है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, क्योंकि सोशल जो आपकी है वो सिस्टम्स, उनको इकोनॉमी ड्राइव करती है। उन दरियाओं की जगहों पे जाके घर बनाना, उनमें रहना, उनमें खेती बाड़ी करना, उनमें अपने कारोबार करना, हाँ। लोगों को इकोनॉमिक फ़ायदा देता है। और इकोनॉमिक हो रहा हो तो उसको रोका नहीं जा सकता। आप एक तरफ से रोकेंगे, लोग दूसरी तरफ से आ जाएंगे, रिश्वतें देंगे और इस तरह की जो है ना कार्रवाइयाँ करके तो वो उस जगह पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। सर ये पानी जब उतर जाएगा तो लास्ट में पूछना चाहूंगा करेक्टिव मेजर क्या होना चाहिए, कौन सी वॉर फुटिंग के ऊपर क्या इकदाम होना चाहिए पाकिस्तान में? देखिए, वॉर फुटिंग पे जो पहला इकदाम है वो तो ये होना चाहिए कि आपको फ्लड हैजर्ड जोन्स की प्रॉपर जो है ना वो डिमार्केशन कर देनी चाहिए कि फ्लड हैजर्ड जोन्स आपके कौन कौन से हैं। और उसमें जोन्स की कैटेगरीज होती हैं, वो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स में बनती हैं। किसी में हाई हैजर्ड जोन, मीडियम हैजर्ड जोन, लो हैजर्ड जोन बनाए जाते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। उसी किस्म का कोई कैटेगराइजेशन का सिस्टम आपको अडॉप्ट करना होगा, अगर अभी तक नहीं किया, और मेरे ख्याल में होगा भी कोई ना कोई ऐसा सिस्टम, क्योंकि मैंने इनकी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स को डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन आई एम श्योर कि होगा कोई सिस्टम। नहीं भी है तो उसको इन्वोक करें। और जब फ्लड हैजर्ड जोन्स मार्क हो जाते हैं तो उसके बीच में आपने उसके बाई लॉज बनाने हैं। ठीक, बाई लॉज में यह है कि डूज एंड डोंट्स, कि आप उस पे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जिस जगह पे 20 साल में एक दफ़ा सैलाब आना है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस जगह को बिल्कुल छोड़ देंगे 20 साल के बाद सैलाब आएगा। आप उसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, रिक्रिएशन की, रहने की, कारोबार की, खेती बाड़ी की, और इस तरह की हो सकती हैं। तो उन जोन्स के बीच में आप बाई लॉज बनाएंगे कि मसलन जो यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी वो डबल स्टोरी होगी, बेसमेंट वाटर प्रूफ होगी, या वाटर रेजिस्टेंस होगी, या सबमर्सिबल डिज़ाइन होगा। और ऊपर वाली स्टोरी के ऊपर आपका क्या क्या, मतलब कि आपकी एसेंशियल चीज़ें होंगी, जहाँ पे किचन होगा, वॉशरूम होगा, ताकि अगर यानी प्रॉपर बिल्डिंग कोड्स की जरूरत है यहाँ पर। प्रॉपर बिल्डिंग कोड्स होंगे, बजाय इसके कि हम इस पानी उतरने के बाद नुकसान का तखमीना लगाकर ग्लोबल कम्युनिटी के पास चले जाएं और उनसे हम कहें कि जनाब हमारा 20 अरब। और एक चीज जो बहुत जरूरी है जी इसमें, जो मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा, कि ये जो भी बिल्डिंग कोड्स बनते हैं ये कम्युनिटी तक कम्युनिकेट होने चाहिए, कम्युनिटी को पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अगर कम्युनिटी को नहीं पता, आपने सब कुछ कर लिया, तो जब सैलाब आएगा तो कम्युनिटी को तो पता ही नहीं कि मैं
कौन से हैजर्ड जोन में और मैंने क्या करना है। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जानी शुक्रिया। चाहिए। डॉक्टर हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, इन मामले पर जो है अपना व्यू पेश कर रहे थे। मैं वही बात कर रहा था कि बजाय इसके कि पानी उतरने के बाद हम ग्लोबल कम्युनिटी के पास जाएं और उनको बताएं कि जनाब हमारा इतना अरब डॉलर का नुकसान हुआ, हमारी मदद की जाए, उससे कहीं बेहतर यह है कि हम उन पॉलिसीज़ के ऊपर काम करें जिनसे आइंदा आने वाले दिनों में इन नुकसानात से कम जो है इनको किया जा सकता है या इससे बचा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हसन अब्बास। और अब रुख करेंगे गुजरात का और देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह की तबाही हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुजरात की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद और गुजरात के हवाले से बात करेंगे, जहां सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बारिश का पानी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। गुजरात में घर हो, बाजार हो, थाने, अदालतें, कचहरी या इसके अलावा लारी अड्डे, हर जगह हम देख रहे हैं कि पानी इस वक्त भरा हुआ है और अवाम भी परेशान है। अवाम इसे एक मौमा ये समझ रही है कि ये पानी आ कहाँ से रहा है इतना। ये जानेंगे। एजाज अहमद आज न्यूज़ के हमारे साथ गुजरात से मौजूद हैं। एजाज बताइए क्या सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? इमरान भाई बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त सबसे पहले आपको बताऊं कि मैं गुजरात प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आपने एक सवाल किया कि क्या सूरत हाल है पानी की, और पानी की सूरत हाल ये है कि इस वक्त गुजरात प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग है वो 4-4 फीट पानी में डूबी हुई है। मैं इस वक्त भी उसी मकाम पे खड़ा हूँ। आपको ये बताएं कि जो आज से 3 रातें कबल जो है रात के वक्त अचानक एक दिन पहले बहुत ज्यादा बारिश हुई और उसका पानी मुकम्मल तौर पे उतर भी गया था। 3-4 घंटे बाद लोगों ने समझा कि चले रूटीन की बारिश है, पानी शहर में भरा है, उतर गया है। हाँ। लेकिन किसी के बमो गुमान में भी नहीं था कि आज की रात जो है वो गुजरात वालों के लिए किसी कर्ब और अजाब की रात बनने वाली है। और उसके बाद हमने फिर देखा कि आज मुसलसल 3 रोज गुजर गए हैं। गुजरात में पानी की आमद है कि उसका सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुसलसल जो है वो पानी। मैं वही कह रहा था कि लोग ये परेशान है, एक मुअम्मा बना हुआ है कि इतना पानी आ कहाँ से रहा है। ये हम अपने नाज़रीन को ये बताएं कि ये गुजरात के अतराफ में जो दरियाए चनाब है वो काफी डिस्टेंस पे है, कम से कम 15 किलोमीटर शहर से दूर बहता है दरियाए चनाब। उसका जो रेला था वो देहात को तो मुतासर किया उसने आज। और फिर एक बड़ी बात ये भी है कि गुजरात की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि सैलाब का पानी जो है वो गुजरात शहर में एंटर हुआ है। और ये एंटर कैसे हुआ है? ये हुआ है कि गुजरात के अतराफ में 3 से 4 बड़े जो हैं वो बरसाती नाले हैं जो बिम्बर आज़ाद कश्मीर से निकलते हैं। हाँ। तो मजमूई तौर पे जो बारिशें हो रही हैं वो पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं और इस इलाके में भी, आज़ाद कश्मीर के इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। और जो पानी वहाँ से निकलता है फिर वो एक हमारा नाला है बिम्बर, बिल्कुल गुजरात की जो एंट्रेंस है रावलपिंडी से लाहौर की तरफ, तो वो बिल्कुल एंट्रेंस पे पहला एक बरसाती नाला है बिम्बर, वो भी बिम्बर से निकलता है। इसके आगे एक नाला है भंडर, वो भी जो है वो बिम्बर आजाद कश्मीर जो बरनाला का इलाका है वहां से निकलता है। यकीनन सारा पानी जो इस वक्त गुजरात आ रहा है। मैं चाहूंगा कि जो हमारी सिविक सर्विसेज इस वक्त कहलाती हैं, बिजली गैस पानी वगैरह, उसकी क्या सूरत हाल है? अच्छा इमरान भाई, आपने सवाल किया कि जो बिजली पानी की सूरत हाल क्या है। बिजली पानी की इस वक्त तकरीबन, ये भी मैं आपको बता दूं कि 2 लाख के करीब इस पानी ने जो है शहर की आबादी को मुतासर किया हुआ है। तब जो कचहरी रोड से, बिम्बर रोड से हमारी ये तमाम मुतासर आबादी शुरू होती है और मुकम्मल ये पूरा शहर गुजरती हुई जो है ना जीटी रोड तक ये जा रही है। और जीटी रोड जाके इसका पानी का एंड है और जीटी रोड पे जाके ये पानी रुकता है। और उससे नीचे जितनी आबादियां हैं वहां पे एक तो घरों के अंदर पानी है, 4 से 5 फीट तक पानी है। 2 रोज तक लोगों ने कोशिश की है कि हम शायद ये पानी उतर जाए, घरों से ना निकलना पड़े। लेकिन आज हमने पूरा दिन देखा है कि बड़ी तादाद में लोगों ने उस घरों से इनफराग किया। और उसकी बुनियादी वजह एक तो पानी है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरी बुनियादी वजह यह है कि उन इलाकों में बिजली बंद है, गैस जो है वो बंद है। वहाँ पे खाने पीने की जो अशिया लेके जाना है वो इंतहाई दुश्वार गुजार हो चुका है लोगों के लिए। जो बाहर से आते हैं कश्तियों के लिए, कोई बैठ के अंदर जो मजबूर है वहां से निकल नहीं सकता। नहीं तो पीडीएम कैसे मैनेज कर रही है? वहां पर हुकूमत मौजूद है? ये भी मैं लास्ट में जानना चाहूंगा आपसे। जी
मैं इस हवाले से आपको ये बताऊं कि कल जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज, उन्होंने हंगामी तौर पे गुजरात का दौरा भी किया, सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी विजिट किया और इसके बाद वो गुजरात शहर में भी आई और फारा चौक और दीगर जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे उन्होंने बजरिया गाड़ी खुद उस सारी सूरत हाल का विजिट भी किया, इंतजामिया से ब्रीफिंग भी ली। इंतजामिया अपने तय कोशिशें कर रही है। गुजरात का सीवरेज पहले ही स्टक था, एक अरसा हो गया, डिमांड की जा रही है मीडिया के थ्रू भी, अवामी भी, कि गुजरात में नए सीवरेज की जरूरत है, लेकिन वो सीवरेज इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया गया। ये सूरत हाल पूरे मुल्क की इस वक्त हम देख रहे हैं और इन बारिशों ने, सैलाबों ने बुरी तरीके से एक्सपोज किया हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे निज़ाम को। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद, नुमाइंदा आज न्यूज़ गुजरात से हम थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।